हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी टेलीग्राम पे ही काफ़ी सारे लोगों से पूछा था कि भाई क्या किस टॉपिक के ऊपर मुझे नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनानी चाहिए। तो काफ़ी सारी कमेंट जो होती है ना इस चीज़ के ऊपर थी कि सर 10 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में बात करो फॉर द CAPFAC 2023 एग्जाम, बिकॉज अभी 10 मंथ बचे हुए हैं तो हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। सो इसी एक्सक्लूसिव डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्ट्रेटजी प्रिपेयर करने की कोशिश करी है, बट ये टोटली अप टू यू है कि आपको फॉलो करनी है कि नहीं करनी है। ये मेरे हिसाब से जो है एक सही जो जिसने पहले तैयारी कर रखी है उसके लिए भी, और जिसने तैयारी नहीं भी कर रखी है पहले और अभी करने वाला है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल जो होती है वो हो सकती है। बाकी आप मैच्योर हो, आप देख सकते हो कि आपको फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो CAPFAC 2023 10 मंथ स्ट्रेटजी, और 10 मंथ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास अक्टूबर से लेकर के जुलाई 2023 तक का टाइम अवेलेबल है, जिसको आप काउंट करोगे तो 10 मंथ बचते हैं। लगभग आपके पास 300 के आसपास दिन जो है अवेलेबल है। अब सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं कौन हूँ। तो जैसा आप जानते हैं मेरा नाम हिमांशु वत्स है। मैंने CAPF 2020 क्लियर किया था रिटर्न, और मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, और मेरे पेपर 1 के मार्क्स थे 133। देन 2022 में इंटरव्यू अभी हुए नहीं है, मेरे को फिर से इंटरव्यू देना है, एंड पेपर 1 का मेरा स्कोर 180 प्लस है। एंड 2022 अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, इसके अंदर भी मेरा रिटर्न क्लियर है, 165 प्लस मेरे मार्क्स है पेपर 1 के अंदर। तो आई थिंक कि मैं एक कंसिडरेबल पोजीशन के अंदर हूँ कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता सकूँ एज ए मेंटोर, एज ए गाइड। बाकी आपकी इच्छा है, आपको फॉलो करनी है तो कर सकते हो, नहीं करनी है तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं होगा, ताकि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये होगा वो अभी वीडियो छोड़ के जाना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बिकॉज वो ये ना आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ बुक लिस्ट। इस वीडियो के अंदर मैं बुक लिस्ट के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि बुक लिस्ट जो है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो जो है वो बना दी है, ठीक है। आपको आई बटन के अंदर दोनों वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। एक वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर डिटेल बुक लिस्ट बताई है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, हर एक सब्जेक्ट को आप कैसे कवर कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ जो है मैंने एक और वीडियो जो है वो बना दी है जिसमें 10 मस्ट रीड बुक्स जो है मैंने बताई है फॉर CAPFAC एग्जाम। अगर आप सारी बुक नहीं लेना चाहते तो वो 10 बुक्स तो एटलीस्ट ले सकते हो, और सारी बुक के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको कोई भी बुक ऑर्डर करनी है वो मिल जाएगी आपको वहाँ से। आपको लगता है कि ये बुक मेरे को नहीं मिल रही है, कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं, तो वो सारे लिंक्स उसके नीचे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सारी बुक्स वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। आप जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हो। सेकंड चीज, इस वीडियो के अंदर भी मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के बारे में भी बात नहीं करूंगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी मतलब पॉलिटी कैसे पढ़नी है, हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी में क्या करना है, ठीक है। उसके लिए मैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो जो है वो छोटी छोटी वीडियो 5-7 मिनट की वीडियो जो है वो लाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है, जिसमें हम एक एक करके सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसी ऑर्डर में ला देंगे जिस ऑर्डर में मैं ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इसी ऑर्डर में मैं वीडियोज लाता रहूँगा ताकि आपके पास टाइम भी हो और आप तैयार कर सको अपने सब्जेक्ट को, ठीक है। तो लेटर 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू मैं जो है उन चीज़ों को लाता रहूँगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी भी इसके अंदर नहीं होगी। अब उसके बाद बात करते हैं कि मेन स्ट्रेटजी हमारी बनेगी कैसे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के अंदर बेसिकली बात करें तो 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो बुक लिस्ट पता हो आपको क्या है, ठीक है। बुक लिस्ट के साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, वो है सिलेबस, ठीक है। आपको ये पता हो क्योंकि काफ़ी सारे लोग बिल्कुल नए होंगे जिनको ये ना पता होगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो राइटिंग के ऊपर वही बोलूँगा, राइटिंग यार गंदी है, थोड़ा सा कोशिश करो, और ये स्क्रीन पे लिखने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इतनी भी गंदी नहीं है जितनी स्क्रीन पे आती है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। पेन टैब वगैरह मेरे पास है नहीं, तो जो भी है स्क्रीन से ही मैं करता हूँ मैनेज, ठीक है। तो सिलेबस एंड बुक लिस्ट के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो क्रिएटेड कर दी है, आप उसको जाके देखो। उसमें प्रॉपर डिटेल में सिलेबस बताया, बुक लिस्ट बताइए, हर एक सब्जेक्ट की बताइए। देन उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दूसरी चीज़ होगी रोड मैप। रोड मैप क्या है, बेसिकली हर मंथ आपको क्या करना है, कैसे कैसे आप इस 6 मंथ को 10 मंथ को यूटिलाइज करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के बारे में मैंने बता दिया वो ऑलरेडी कि हम बाद में करेंगे उसको। एंड रिवीजन के बारे में बात करूँ तो मेरी स्ट्रेटजी से अगर आप चलोगे तो आपकी रिवीजन जो है वो हम अप्रैल से लेकर के जुलाई तक चलेंगे, 4 महीने रिवीजन करेंगे, 6 महीने सिलेबस कवर करेंगे। तो वो रिवीजन जो है उसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी जब वो रिवीजन वाला टाइम आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो बेसिकली रोड मैप की, यानी कि 6 महीने का रोड मैप क्या होगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे कैसे करना है, क्या ऑर्डर फॉलो करना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो सारी चीजें इसके अंदर होंगी, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उनके कितने कितने क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो हर साल CAPF के
पेपर 1 में पॉलिटी से आते हैं। देन ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें 18 से 22 क्वेश्चन आते हैं दोनों को मिला के, ठीक है। इसमें बेसिकली वो जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब मैंने इंक्लूड कर लिया है ज्योग्राफी के साथ। देन उसके बाद साइंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे CAPF पेपर का, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसके बाद आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सको कि किस सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस आपको देनी है। कुछ लोग हो सकता है जिनकी साइंस अच्छी हो वो उतना टाइम नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग जिनकी अच्छी नहीं होंगी वो एटलीस्ट ज़्यादा टाइम दे दें ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो सके और उनका स्कोर जो है एक तरीके से बूस्ट हो सके। मैथ्स एंड रीजनिंग के बारे में बात करें तो इनके भी हर साल 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। आजकल थोड़े 2-4 क्वेश्चन कम होने लग गए हैं, लेकिन फिर भी 15 से 18 आप मान के चलो, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं हर साल। देन उसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो वो आपके बेसिकली 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो हर साल देखने को मिलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये टोटल हिस्ट्री कंसिडर कर लो आप, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री एंड ये AMA का मतलब है एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। तो इस टोटल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मॉडर्न होता है 10 से 12, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर होता है 10 से 12। तो ये बेसिकली अब मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दे दिया कि हर सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, और इस बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हो किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जैसे मेरे हिसाब से जिनके ऊपर मैंने सर्कल किया है वो 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 बोल लो चलो, ठीक है। वो 4 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, तीसरा साइंस एंड चौथा करंट अफेयर्स। और इन्हीं चारों को मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी आगे आने वाली स्ट्रेटेजी में। और बाकी हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी सी वेग हो गई है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर फोकस रखना है, लेकिन लिमिटेड ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज होते नहीं है क्वेश्चन सोल्व बेसिकली उधर से। तो बेटर है कि एनर्जी कहीं और इस्तेमाल करी जाए, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने देख लिए होंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब पेपर 2 के बारे में बात करें, पेपर 2 में ऐसा कोई ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने होते हैं हमें, एंड दूसरी चीज़ हमें इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी होती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी हम ले लेंगे, इसी अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। बाकी कहोगे तो पेपर 2 की भी ऐसी एक रोड मैप तैयार करके पेपर 2 की भी स्ट्रेटेजी हम ला देंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल पेपर 1 पे ही फोकस इसमें रखा है, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर उधर से ही लाया जा सकता है। टारगेट कितना होना चाहिए पेपर 1 का, जैसे मैंने थंबनेल में भी लगाया 170 प्लस, और ये 170 प्लस ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, 2 बार मैं खुद भी लाया हूँ, ठीक है। और इस बार जैसे 165 प्लस बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारी आंसर की 172, 173 भी है, बट मैं थोड़ा कम ही लेके चल रहा हूँ कि 165 ही होंगे बेसिकली। तो 2 बार मैं खुद लाया हूँ, 2-3 बार मेरे दोस्त भी लाए हैं। इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल है, तो आपको टारगेट अपना उतना ही रखना है। बिकॉज आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम पे ये हो रहा है कि जो 140, 150 में रहते हैं ना, उनको लगता ये है कि उनका क्लियर हो जाएगा और हो भी जाता है रिटर्न, बट फाइनल में आप वैसे भी सेलेक्ट नहीं होने हो, तो उसका बहुत कम चांस है। उसके लिए फिर आपको पेपर 2 में 110 नंबर, इंटरव्यू में 110 नंबर, जो कि हवा में तीर चलाने की तरह है, ठीक है। वो आपको पता ही नहीं चलेगा कितने आएंगे कितने नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम आप पेपर 1 से स्कोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब रोड मैप होगा क्या, रोड मैप ये है कि आपके पास टोटल 10 मंथ है। 10 मंथ के अंदर से मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 फेजेस के अंदर। पहला फेज 1 जिसके अंदर 6 मंथ होंगे, अक्टूबर से लेके मार्च तक का। दूसरा फेज जो होगा वो आपका होगा, ठीक है, ये है फेज 1। दूसरा फेज होगा आपका 3 मंथ का फेज, जो कि आपका अप्रैल, मई, जून का फेज होगा। इसमें 3 मंथ के अंदर आपको रिवीजन करनी है। एंड देन फाइनल जो थर्ड फेज होगा वो फेज होगा जुलाई का। इस 1 महीने के अंदर आपको जितना भी पढ़ा है वो सबको बहुत ही फास्ट वे में, सुपर फास्ट वे में रिवीजन करनी है, और जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिटेल के अंदर कि फेज 1 के अंदर क्या होगा, फेज 2 के अंदर जो होगा वो हम आगे बताता चलूंगा। पहले फेज 1 की बात कर लेते हैं। अब आता है फेज 1। फेज 1 के अंदर देखो, सबसे पहले अक्टूबर से मार्च तक का आपके पास टाइम है, 6 मंथ का टाइम है। टारगेट क्या है आपका आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस 6 मंथ के टाइम के अंदर मुझे जो है अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, एंड उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम मेरे को सोल्व कर लेने हैं। अब ये मत पूछना कोई मुझसे कि सर 4 महीने के करूँ, 4 साल के करूँ, 5 साल के करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। देखो बुक जो है प्रीवियस ईयर की वो भी बताई हुई है, कोई भी वीडियो खोल लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक गिवन है, वहाँ से मंगा लेना। दूसरी चीज़, कितने साल के क्वेश्चन करने हैं, तो जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी तुम्हारी लिमिट है उतने क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर कोई लिमिटेशन लगाओ ही मत। लाइक मैं अगर अपना बताऊं तो मैं 2022 में अगर एग्जाम दे रहा हूं तो मैं 2010 तक तो मिनिमम जाता, ठीक है। और उसके बाद भी अगर जा सकते हैं, उसके पीछे भी जा सकते हैं तो जाओ, ठीक है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो। कहाँ से करने हैं, तो कुछ CAPF के तो करने ही करने हैं, ठीक है। CDS के भी करने ही करने हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जिनमें CSC के भी करने होंगे और कुछ चीज़ें हैं जिनमें CSC के नहीं करने होंगे, तो वो मैं आगे बताता हुआ चलूँगा किस में करने हैं किस में नहीं करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है वो आता है फेज़ 2।
फेज़ 2 के अंदर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है एवरीथिंग, जो भी आपने पढ़ा है पूरा वो सब कुछ आपको रिवाइज करना है। एंड वो आपको हाफ टाइम के अंदर रिवाइज करना है। जहाँ पहले आपको 6 महीने मिले थे, अब यहाँ पे आपको 3 महीने मिले हुए हैं। 3 महीने में सारा रिवाइज करना है, जितने हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और यहाँ से आपकी जो एक चीज़ है वो शुरू हो जाएगी, वो है टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स बेसिकली किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, CAPF स्पेसिफिक या फिर सिविल सर्विसेज के भी कुछ पेपर्स आपको करने पड़ेंगे, तो वो आप करोगे फेज़ 2 के अंदर। और फेज़ 3 जो आएगा उसके अंदर क्या करोगे आप, सुपर फास्ट रिवीजन करनी है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। एंड इसके अलावा जो प्रैक्टिस आपने करी थी पहले, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आए होंगे या मार्क करे होंगे आपने, उन सबको नोट करते हुए चलना ताकि लास्ट में वो रिवाइज कर सको। ठीक है, अब आते हैं हम फेज़ 1 के ऊपर डिटेल में। ये जो फेज़ 2 और फेज़ 3 है, इनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वो बताना सही नहीं है, बिकॉज अभी तो 6 महीने पहले तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। तो अब सिलेबस कंप्लीट करोगे कैसे, ठीक है, तो वो बात आती है। तो उसके लिए मैं फेज़ 1 की डिटेल के बारे में बात करूंगा। फेज़ 1 में सबसे पहले हमारा मंथ आता है अक्टूबर के अंदर बेसिकली आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैं ये मानता हूँ सिविल सर्विसेज की, CAPF की, CDS की कोई भी तैयारी शुरू कर रहा है, सबसे इजी सबसे मेन सब्जेक्ट जो होता है वो होता है पॉलिटी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले पॉलिटी को रखा। आपको क्या करना है, अक्टूबर के अंदर डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है पहले तो, फिर उसके बाद आपको जो है पॉलिटी जो है वो करनी है। ठीक है, पूरे अक्टूबर आपको पॉलिटी करनी है, जितनी जल्दी कर सकोगे उतना बेटर है। मेरे हिसाब से पॉलिटी में 20 से 25 दिन लगते हैं। वो बंदा जिसने पहले पढ़ रखी है उसको भी, और जो वो बंदा जिसने नहीं पढ़ रखी है वो भी 20 से 25 दिन में कर लेगा, और जिसने पहले पढ़ रखी है वो 2 बार कर लेगा शायद। ठीक है, तो ये है न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है फॉर करंट अफेयर्स। दूसरी चीज़, आपको पॉलिटी जो है वो पढ़नी है, 20 से 25 दिन में खत्म करनी है। अब यहाँ पे एक केस आता है दो पर्सन्स का। एक वो पर्सन है जिसको मैथ्स एंड रीजनिंग जो होती है वो आती है, और एक वो है जिसको मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं आती है। तो जिसको अगर मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं आती है उसको मैं सजेस्ट करूंगा वो डेली जो है 1 घंटा मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए रखेगा। क्या करेगा, तो बुक लिस्ट मैंने बताई हुई है, उस बुक के अंदर से एक एक करके चैप्टर्स पढ़ते चलो, उनकी थ्योरी पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चन सोल्व करते चलो। ठीक है, डेली का 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, और 300 दिन तक करोगे तो सोच के देखो 300 दिन में तुम्हारा कितना अच्छा मैथ्स हो जाएगा। जिनको मैथ्स नहीं आता उनके लिए, और जिनको अगर मैथ्स एंड रीजनिंग आता है वो ये सब ना करे, वो इस 1 घंटे को अपना पॉलिटी ही पढ़े। ठीक है, इस मैथ्स एंड रीजनिंग को हटा दे। बेसिकली आपके लिए एंड में मैंने एक टाइम रखा हुआ है जहाँ पे आप मैथ्स एंड रीजनिंग करोगे। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, ये राइटिंग प्रैक्टिस डालने का क्या रीज़न है। देखो, पेपर 2 में चाहे कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो, उसने 3 बार दिया हो, 5 बार दिया हो, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से जो भी आप पढ़ रहे हो आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर के टॉपिक्स की भी कर सकते हो। मैं भी टॉपिक्स अपने ग्रुप में डालता हूँ, टॉपिक डालता हूँ, उसको आप लिखो, फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है। बस हाँ ये है कि मैं कोई इवैल्यूएशन नहीं करता, कोई मॉडल आंसर नहीं देता, क्योंकि उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। अगर वो सब आप कहोगे तो उसके बारे में एंड में मैं बात करूंगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपकी पॉलिटी आपने पूरी कवर कर ली, अब पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं। तो पॉलिटी में CSC भी करना पड़ेगा, CDS भी करना पड़ेगा, और CAPF भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मत पूछना सर CSC के भी करने पड़ेंगे। हाँ जी, करने पड़ेंगे, बिकॉज CSC के पॉलिटी के क्वेश्चंस और CAPF के क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लगभग कई बार CAPF के भी टफ आ जाते हैं। 2020 का पेपर देख लेना, आपको पता चल जाएगा, पॉलिटी CAPF की भी टफ आई थी। ठीक है, तो ये हो गया अक्टूबर, आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट पॉलिटी। दूसरा, आप डेली करंट अफेयर्स लेकर के चल रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस लेकर के चल रहे हो, और मैथ्स वीक वाले बंदे मैथ्स को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है हमारा नवंबर मंथ के अंदर आपको अगला सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो आते हैं हर साल, 18 से 22 क्वेश्चन। तो दूसरा सब्जेक्ट जो हम लेकर के चलेंगे वो लेकर के चलेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना ही है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट जो है वो आप करोगे। एंड देन उसके बाद तीसरी चीज़, आप मैथ्स एंड रीजनिंग बता दिया मैंने, जिनको करनी है वो कर सकता है, जिनको नहीं करनी है वो एंड में मैं आपके लिए टाइम रखूंगा। एंड राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट टोटल मिला के 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। 25 दिन काफ़ी है, 25 दिन में हो जाएगी कंप्लीट। सोर्सेज क्या है, तो ज्योग्राफी के सोर्सेज भी बताए हुए हैं, एनवायरनमेंट के सोर्सेज भी बताए हुए हैं, आपको बस वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, जैसे, और ये स्ट्रेटजी मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कुछ लोग वो भी होते हैं जो एक बार में 2 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं, लाइक वो पॉलिटी और ज्योग्राफी 2 एक साथ पढ़ेंगे। तो देखो, वो आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर सकते हो कि भाई अक्टूबर नवंबर दोनों मंथ को कंबाइन कर दूं मैं, और आधा दिन पॉलिटी आधा दिन ज्योग्राफी, और मेरे को 2 महीने के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं जनरली क्या करता हूँ, जब मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो पूरा एक सब्जेक्ट ही फॉलो करता हूँ, और मेरे हिसाब से वही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप लंबे समय तक उसको रिटेन कर पाओगे अगर आपने पूरा कंटिन्यूटी में पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप ज्योग्राफी हो गई, आपकी पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, एनवायरनमेंट होगी। अब आप दिसंबर में आ गए। दिसंबर में जब आप आ गए तो अब सबसे ज़्यादा जरूरी जो आपके पास सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जो न्यूज़पेपर वगैरह वो सब मैंने बता दिया, वो आपको डेली फॉलो करना है, उसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब
साइंस के लिए क्या होना चाहिए, साइंस के लिए बुक लिस्ट ऑलरेडी बताई हुई है। साइंस जो है वो आपकी 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसको साइंस नहीं आती है उसको 20 से 22 दिन लग जाएंगे, और जिसको साइंस आती है वो 15-17 दिन में निपटा देगा इसको, ठीक है। तो साइंस आपकी इस तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे, जैसी साइंस हो गई आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अच्छा चलो बताता हूँ मैं, साइंस को 15 से 20 दिन में पूरे करोगे। फिर आप आओगे दिसंबर मिड में, दिसंबर मिड से लेकर के दिसंबर जनवरी तक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखा है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए भी, इकोनॉमी वैसे तो आपकी 15 दिन के अंदर या 15 या 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी मैंने इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखा है, ताकि आपका साइंस अगर पूरा नहीं हो पाया या पीछे आपका कोई बैकलॉग बचा हुआ है तो वो बैकलॉग जो है वो आप पूरा कर सको। आपका मिड जनवरी तक साइंस एंड इकोनॉमी तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, साइंस और इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ज्योग्राफी के आपने कर लिए, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया, हाँ CAPF के भी करने हैं, CDS के भी करने हैं। अब उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ साइंस और इकोनॉमी, साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के नहीं करने हैं, वो बहुत अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। CDS के करने हैं, CAPF के करने हैं। इकोनॉमी में भी CDS के करने हैं, CAPF के करने हैं। सिविल सर्विसेज के मत करना इकोनॉमी में, वो इतना पूछते नहीं है। CAPF में नॉर्मली चलता है, ठीक है। और वही बात बोलूँगा कि बुक लिस्ट जो है वो ऑलरेडी अच्छे से बताई हुई है, काफ़ी अच्छे से बताई हुई है, उसको देख लो आप एक बार। यहाँ सिर्फ हम प्लान डिस्कस करेंगे, करना क्या है, ठीक है, कहाँ से करना है वो बताया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब हम पहुँच चुके हैं मिड जनवरी तक। और मिड जनवरी तक आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया एंड साइंस हो गया, ठीक है। अब हम मिड जनवरी से लेकर के फरवरी एंड तक पहुंचे हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री को देना पूरा। मिड जनवरी से लेकर 5 फरवरी एंड तक, ये आपके पास 40 से 45 डेज है। इसमें आप पूरा का पूरा टाइम दोगे हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ है। 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो हिस्ट्री को मैं ऐसे मॉडर्न एंशिएंट मेडिवल तोड़ के ही करता हूँ, ठीक है। बिकॉज एक ही साथ मिक्स करके करोगे तो दिक्कत आती है काफ़ी। तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि पहले आप करोगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपने 20 से 22 दिन में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी। और ये मैं हर चीज़ जो है 20 से 22 दिन जो बोल रहा हूँ, ये उनको कंसिडर करके बोल रहा हूँ जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी है। अगर जिन्होंने पहले पढ़ी है ना, वो 15 दिन में भी कंप्लीट कर देंगे, और बाकी जो टाइम उनके पास बचता है वो उसको एक बार फिर से रिवाइज मार लेना, ठीक है। तो अब उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से करोगे, तो CDS के भी करोगे, यहाँ CSC के भी करोगे, और यहाँ CAPF के भी करोगे। फिर उसके बाद जो आपके पास 20 से 22 दिन बचे उस 45 डेज में से, वो आपको AMA का मतलब है एंशिएंट मेडिवियल एंड आर्ट एंड कल्चर। तो इसके भी सोर्सेज आपको बताए हुए हैं। 20 से 22 दिन आप इस पे लगाना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, CDS के करना, CAPF करना। इधर भूल के भी सिविल सर्विसेज को छू मत लेना, बिकॉज सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन यहाँ पे उनसे ही सोल्व नहीं होते, तो आप तो यार डिफरेंट हो जाएगा। बिकॉज एंशिएंट मेडिवियल आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन UPSC बहुत ही अलग लेवल के पूछ रहा है, जिनकी नहीं हो पाते ये तैयार, मतलब बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली आप जब आए तो आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, तो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री एंड एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। अब आपके 2-3 सब्जेक्ट ही बचे हैं बस, और मार्च के अंदर आप प्रोसीड कर चुके हो, ठीक है। अब मार्च के अंदर जब आप आए, आपको 15 दिन देने। अब यहाँ पे अब देखो, ये मैथ्स एंड रीजनिंग आ गया, ये आ गया मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अब मैंने 2 कैटेगरी के लोग बताए थे शुरुआत में। पहले वो जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा नहीं था, वो क्या है, डेली एक दिन 1 घंटा मैथ्स एंड रीजनिंग करते आ रहे हैं पिछले 5 महीनों से। तो 5 महीने के अंदर अगर डेली वो 1 घंटा दे रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि वो इस कंडीशन में पहुँच चुके होंगे कि जिनको मैथ्स एंड रीजनिंग आता था, अब ये भी उसी कैटेगरी में आ गए कि इनको भी मैथ्स एंड रीजनिंग अब आ गया है, ठीक है। तो यानी कि अब जिनको आता था और जिनको नहीं आता था, दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं। अब आपको 15 दिन मैथ्स एंड रीजनिंग करनी है। वो क्या करनी है, इसमें आपको जो भी आपने पिछले 5 महीने में पढ़ा उसको रिवाइज करना है। फटाफट रिवाइज करो, 1-2 दिन के अंदर रिवाइज कर लो, या 3 दिन मैक्सिमम। और हाँ, जो वो 15 दिन आप जो 5 महीने आप मैथ्स एंड रीजनिंग करते आए हो ना, ठीक है, 1-1 घंटा, उसमें नोट्स जरूर बना लेना, बिकॉज वो रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड जिनको पहले से आती थी उनको भी फटाफट वही बुक्स हैं, उनके शुरुआत में चैप्टर्स जो दे रखे हैं ना, उनमें आपको थ्योरी जो होती है ना वो लिखी हुई है, उस थ्योरी को एक बार पढ़ लो, उसके नोट्स बना लो। आप भी 2-3 दिन में उसको रिवाइज कर लेना। बाकी जो 10-12 दिन बच गए, इसमें 2022 से लेकर के सन 2000 तक 10-20 साल के मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं, CDS के एंड CAPF के, सब लपेट दो। जितने सोल्व कर सकते हो उतने सोल्व करो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये एग्जैक्टली पहले भी आया हुआ है, तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जो बिल्कुल लगे कि यहाँ इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ देना। बाकी CDS एंड CAPF के मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो 2020-22 से लेकर के पीछे तक, वो आपको 15 दिन के अंदर सोल्व करने हैं, ताकि आप सभी मैथ्स एंड रीजनिंग में एक पकड़ बना लो। बिकॉज मेरे पास अभी कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि सर ब्लंडर हो गया, मैथ्स एंड रीजनिंग आती है, मैथ्स साइंस पढ़ी है, फिर भी मैथ्स के क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये इसलिए हो गए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी थी, ठीक है। तो वो कभी नहीं करनी गलती है, ये फ्री के नंबर होते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, इनको आपको स्कोर करना है बहुत अच्छे से।
फिर आपके पास जो मार्च के 15 दिन बचे हुए उसमें आप क्या करोगे, ठीक है। अब आप तक यहाँ तक हमने सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके बचे हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट बेसिकली आपके CAPF के एग्जाम में आते हैं, रिटन एग्जाम में पेपर 1 में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो है हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आपके पास मार्च के जो एंड के 15 दिन बचे हैं, इसमें क्या है कि अगर आप पीछे चल रहे थे किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ बच गया था, कुछ पीछे चल रहे थे, उसको लेकर के आओ, उसको कंप्लीट करो। एंड साथ साथ पेपर 2 की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी पढ़ लेना, बिकॉज उसमें से एसए में अगर 6 एसए आते हैं तो 2 एसए इंटरनल सिक्योरिटी के हर साल आ ही जाते हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट, इन टॉपिक से रिलेटेड 2 एसए आ ही जाते हैं, तो वो 15 दिन में आपको वो करना है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्च के एंड तक आपने सारा कंप्लीट कर लिया। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे, सर करंट अफेयर्स तो रह गया, करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा? तो करंट अफेयर्स के बारे में मैं बताऊँ, मैंने आपको ये बोला था, करंट अफेयर जो है आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे ना, करंट अफेयर ये हो गया। अब मैं ये बोलूंगा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने। आप सोचो, मैं आपको बोल रहा हूँ 300 दिन आपको तैयार करना है, एक दिन का 1 पेज भी नोट्स बना दिया ना आपने, तो ये समझ लो 300 पेज हो जाएंगे, उसको रिवाइज कौन करेगा? तो मैं ये कहूँगा, अगर किसी को न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने ही है, पहले तो यही कहूँगा कि बनाओ ही मत, और अगर किसी को बनाने हैं तो वो एक दिन के न्यूज़पेपर के आधे से ज़्यादा पेज मत इस्तेमाल करना, आधा पेज से ज़्यादा नोट्स मत बनाना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और जो नोट्स बनाओ भी तो वो सिर्फ पेपर 1 के बनाना, पेपर 2 के मत बनाना, बिकॉज पेपर 2 के जनरल टॉपिक्स होते हैं, वो आपको कहीं भी कंपाइलेशंस मिल जाएंगी जिनमें से आप वो कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बोलूँगा कि नोट्स अगर बनाने हैं तो पेपर 1 स्पेसिफिक बनाना, और एक दिन के आधे पेज से ज़्यादा के नोट्स मत बना देना, अदरवाइज रिवाइज करते ही रह जाओगे, फिर कभी हो ही नहीं पाएंगे वो पूरे, ठीक है। एंड बट बात ये आएगी कि सर इससे तो करंट अफेयर्स पूरे होंगे नहीं, तो क्या करना है, जैसे अक्टूबर मंथ पूरा हो गया तो किसी भी कोचिंग की जो अक्टूबर मंथ की मैगजीन आएगी उसको 2-3 दिन देना, और वो मैगजीन जो है 2-3 दिन के अंदर वो मैगजीन आपको पूरी कंप्लीट कर देनी है। अब वो सिविल सर्विसेज वाली भी हो सकती है, विजन IAS की लाइक, को भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सिविल सर्विसेज की भी हो सकती है, विजन IAS लाइक मैगजीन, उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो और या फिर CAPF स्पेसिफिक मैगजीन जो है उनको भी पढ़ सकते हो। विजन IAS वाली पेपर 2 में हेल्प करेंगी और CAPF स्पेसिफिक वाली पेपर 1 में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ, ये आपका फेज 1 कंप्लीट। फेज 1 का रिजल्ट क्या आएगा? फेज 1 का रिजल्ट ये आएगा कि आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैक्सिमम सोल्व कर लिए। अब बात आती है CSC के कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। CSC के सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करना, ज्योग्राफी करना एंड पॉलिटी करना, इसके अलावा कुछ मत करना। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट के CSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मत करना, अदरवाइज दिमाग चकरा जाएगा, छोड़ दोगे फिर, ठीक है। क्योंकि हर कोई CAPF सिविल सर्विस की तैयारी साथ में नहीं करता, बहुत सारे लोग वो हैं जो सिर्फ CAPF की तैयारी करते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनको तो सब कुछ ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 में बेसिकली आपकी होगी रिवीजन, जो भी आपने ये सारा 6 महीने के अंदर पढ़ा है उसी सबको हमें 3 महीने के अंदर फिर से रिवाइज करना है। और यहाँ पे आपके टेस्ट पेपर आ जाएंगे, किसी कोचिंग के टेस्ट पेपर भी ले सकते हो, और अगर मेरे पास टाइम हुआ और आप लोग कहोगे तो मैं भी फिर खुद की एक टेस्ट सीरीज जो है वो बना सकता हूँ, ठीक है, बनाना शुरू कर दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो वो ऑब्वियस ही बात है, वो पेड ही होगी, फ्री तो खैर वो नहीं होगी, क्योंकि सर सब चीज़ मैं फ्री में नहीं प्रोवाइड कर सकता, एफर्ट्स लगते हैं उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो वो आप बता देना मुझे जो भी करना है। एंड फेज 3 जो है वो आपके पास लास्ट का 1 मंथ बचेगा, उसमें क्या करना है आपको? वही सेम रिवीजन करनी है, लेकिन सुपर फास्ट मोड के अंदर रिवीजन करनी है। जितनी जल्दी आप हो सके वो रिवीजन जो है, और जितनी जल्दी आपको जो है वो सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। और एक चीज़ मैं ये बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आप वो सोल्व कर रहे हो ना, उसमें एक चीज़ देख लेना, आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे या आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो उन बुक्स में नहीं था, उनके नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि एंड में रिवीजन, ये जो 1 मंथ है ना, उसमें वो रिवीजन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा रोड मैप जो कि आपको फॉलो करना है। फेज 2 और फेज 3 की वीडियो मैं आने वाले समय में बना दूंगा जब वो टाइम आएगा। अभी फिलहाल फेज 1 पे फोकस करो। मैं एक बार फिर से स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आपको सारा दिख जाए कि भाई आप जो है वो किस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये आपके ऊपर सब्जेक्टिव, आपको करना है तो कर सकते हो, अपने हिसाब से करना है अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये 10 मंथ स्ट्रेटेजी है, अक्टूबर से जुलाई, ठीक है। ये मेरे बारे में हो गया। ये क्या नहीं है इस वीडियो के अंदर, स्ट्रेटेजी क्या होगी, सब्जेक्ट कौन कौन से, किसके कितने क्वेश्चन आते हैं, टारगेट क्या होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद रोड मैप को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया, फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होगा, फेज 3 में क्या होगा। अब फेज 1 डिटेल, अक्टूबर में आप क्या करोगे, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, ठीक है, मार्च में आप क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करोगे, करंट अफेयर्स को कैसे करोगे, फेज 1 का आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फेज 2 एंड 3 के बारे में बाद में बता देंगे। अब यहाँ पे मैं, ये था पूरा रोड मैप। अब इसके बाद मैं लास्ट में एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट करने के बारे में बात करूंगा। तो वो अनाउंसमेंट क्या है? तो वो अनाउंसमेंट बेसिकली है, काफ़ी सारे लोग मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके बोलते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर ये कर दो, वो कर दो, ये प्रोवाइड कर दो। देखो, सारी चीज़ यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। एक वीडियो बनाने में या एक PDF बनाने में या एक PPT बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और उतना टाइम शायद मेरे पास नहीं है।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ जेन्युइन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भाई एक्चुअल में ये है कि सर हमें एक मेंटर की जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सीएपीएफ के लिए आपको कोचिंग्स की जरूरत नहीं है, आपने सिलेबस कवर कर लिया तो एक मेंटर ढूंढ लो जो कि आपको टाइम टू टाइम बताता रहे क्या करना है कैसे करना है, आपका कोई भी डाउट हो वो रिजोल्व कर सके, रेगुलर जूम सेशंस वगैरह ले सके, ताकि आपके जो भी कनेक्टिविटी बनी रहे, आप उनको अपने जो दुख दर्द हैं बेसिकली वो बता सको और वो आपका जो है प्लान तैयार करता रहे। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए पेपर 1 पेपर 2 की मेंटरशिप, तो मैं उस मेंटरशिप के लिए सोचूंगा उसके बारे में कि मुझे वो करना है कि नहीं करना है। तो वो मंथली बेसिस पे मेंटरशिप होगी, आपको मंथली कुछ फीस जो है वो पे करनी होगी, एंड उसमें मैं ज़्यादा बच्चे नहीं रखूँगा, 40-50 बच्चे ही रखूँगा, उससे ज़्यादा फिर मेरे लिए भी मैनेज करना मुश्किल है, और फिर ज़्यादा जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको भी एलिमिनेट किया जा सकेगा। जैसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होते हैं वैसे तो फ्री एंड फेयर होने चाहिए और कोई इलेक्शन की फीस नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी 25,000 रुपये या 15,000 रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करे जाते हैं। क्यों? क्या? ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको हटाया जा सके उधर से, बिकॉज क्या होगा, जो सीरियस होगा वो बेसिकली छूट जाएगा, उसको जो चाहिए था एक्चुअल में, वो जो करना चाह रहा है मेहनत, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ सवाल पूछने आते हैं, मेहनत करने पे उनका विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो ये है मेंटरशिप। अगर आपको चाहिए हो आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, टेलीग्राम पे बता देना। अगर मुझे लगेगा कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स इसकी डिमांड कर रहे हैं तो मैं वो ला दूंगा, अदरवाइज तो फिर जैसा चल रहा है चलता रहेगा यूट्यूब पे ही। ठीक है, और टेलीग्राम का ग्रुप मेरा है ही। ठीक है, देन दूसरी चीज़ आती है पेपर 2। अब दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा, पेपर 2 का भी मैं ग्रुप क्रिएट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि वो भी एक पेड ही ग्रुप होगा, क्योंकि उसमें मैं क्या डेली टॉपिक्स आपको दूंगा, उसके मॉडल आंसर्स होंगे, थीम वाइज चलेगा बेसिकली, क्योंकि मैंने 3 बार रिटर्न क्लियर किया हुआ है तो मुझे पता है थीम क्या होती है, किस थीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो थीम्स की ग्रुपिंग करके एक एक करके हम वो थीम्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, मॉडल आंसर्स हो जाएंगे, एंड आपका रेगुलर ग्रुप सेशन जो होता है ना वो मैं करा दूंगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो ये होगा। तो ये ग्रुप जो है वो 2 तरीके से बनेगा, एक विद इवैल्यूएशन, एक विदाउट इवैल्यूएशन। विद इवैल्यूएशन की ऑब्वियस सी बात है फीस कम होगी, विदाउट इवैल्यूएशन की ज़्यादा होगी, तो वो आप बता देना। और ये मैं मंथली बेसिस पे रखूंगा इसलिए बिकॉज हो सकता है कि आपको पसंद ना आए जो मैं चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी रहे, लाइक काफ़ी सारे जो कोचिंग्स वगैरह होती हैं या जो भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो 5 महीने का, 10 महीने का या 1 साल का कोर्स ऐसे ही लॉन्च कर देते हैं, आप 15,000 रुपये उसको दे देते हो। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपको 1 साल तक वो पढ़ना ही पड़े या 1 साल तक आपको पसंद ही आए, हो सकता है 1 महीने बाद ही आपको समझ में आ जाए बेकार हो गया। लाइक मैंने एक सिविल सर्विसेज के टाइम पे कोचिंग ज्वाइन करी थी, नाम नहीं लूँगा, 8-10 महीने की कोचिंग थी, 1 महीने के अंदर ही मुझे समझ में आ गया बेकार है, मैंने तुरंत उसको छोड़ दिया। लेकिन मेरे पैसे पूरे के पूरे एक ही बारी में चले गए, 67,000 रुपीज़ थे, सारे एक ही बारी में चले गए। तो दुख हुआ बहुत कि यार क्या कर सकते हैं, अब गए तो गए। तो वो नहीं हो आपके साथ, इसीलिए वो मंथली बेसिस पे होंगी सारी चीज़ें कि भाई पर मंथ आपको जो है वो पे करना होगा। अगर आपको अच्छा लगता है आगे कंटिन्यू करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। और अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आप कंबाइंड भी जो है कहोगे तो मैं कंबाइंड भी लॉन्च कर दूंगा, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो, कि कंबाइंड सर 5 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए वो भी लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आप उसके लिए बेसिकली आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो भी होगा, अगर मैं करता हूं तो बता रहा हूं। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई सोचा नहीं मैंने करना है कि नहीं करना है, वो जब डिमांड्स आएंगी उस हिसाब से मैं करूंगा। अगर आपको चाहिए तो बता देना। एंड तीसरी चीज़ जो है वो है टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज मैंने कभी किसी भी कोचिंग की ज्वाइन नहीं करी आज तक भी, सीएपीएफ की भी और सिविल सर्विसेज की भी। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि टेस्ट सीरीज जो है मेरे को 3 साल का ये एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या सॉल्यूशन देना है, कैसे वो प्रिपेयर करने, किस तरह से वो टेस्ट जो है वो बनाने हैं। बिकॉज मैंने काफ़ी टेस्ट जो है वो सिविल सर्विसेज के दिए जरूर है, खरीद के नहीं दिए बट वैसे दिए हैं। ठीक है, और सीएपीएफ में तो कभी नहीं दिए, तो उसका मुझे एक्सपीरियंस है बेसिकली। तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, वो मैं दोनों जो है वो क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, प्रिपेयर कौन करेगा, तो प्रिपेयर मैं भी करूंगा, और मेरा जो है कोई अगर ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा तो किसी फ्रेंड को जो 2-3 बार सीएपीएफ, ऐसे नहीं कि भाई जो सीडीएस का क्लियर करके बैठा है उससे मैं सीएपीएफ की टेस्ट सीरीज बनवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वही बंदा होगा बनाने वाला मेरे साथ जिसने कभी सीएपीएफ 2 बार से कम में तो मैं लूंगा भी नहीं। ठीक है, एटलीस्ट 2 से 3 बार क्लियर किया होगा। आप वो चिंता मत करो, वो ट्रस्ट रखो उस चीज़ के ऊपर। मेरे फ्रेंड्स जो है 180-190 नंबर वाले भी हैं, उनको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, बस बात वही है कि अभी वो एग्जाम में बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे आप लोगों के लिए वो आ जाएगा वो सब। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है पेपर 2 का इवैल्यूएशन, तो ये पेपर 2 का इवैल्यूएशन पेपर 2 की टेस्ट सीरीज के अंदर भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो वो तो ये जो 3 प्लान मैंने आपको बताए, ये 3 प्लान जो है ये आपको अगर चाहिए, इनमें से कोई भी प्लान या कोई भी आपको लगता है कि भाई इस चीज़ की आपको मुझसे ज़रूरत है, तो आप वो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे, मैं उसके बारे में सोचूंगा। अगर मुझे लगेगा 40-50 स्टूडेंट्स
हैं उसके लिए रेडी तो मैं फिर उसको शुरू कर दूंगा। अदरवाइज तो फिर यूट्यूब पे जो चल रहा है वो चलता रहेगा। मैं रेगुलरली अपनी वीडियो जो है वो तो डालता रहूँगा, वो तब भी डलती रहेंगी, आज भी डलती रहेंगी, और जब तक कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी किसी भी तरह की तब तक चलती रहेंगी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये मेरा रोड मैप था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बेसिकली मैं आपको ये बोलूँगा कि इसको एक बार आप देख लो, एंड इसका जो भी है वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आप लोग जो है लाइक भी नहीं करते हो, बहुत कम लाइक आते हैं यार। मैं तब इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर, 300-500 लाइक तो लाए जा सकते हैं। इतने लोग, अगर 2000 लोग देख रहे हैं, 500 लोग लाइक नहीं कर सकते यार, कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड ही तो लगती है। ठीक है, तो लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करने से ये होगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। किसी भी बच्चे से पता कर लेना, अगर उसके कमेंट का कभी रिप्लाई ना आया हो तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, इसलिए ताकि उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और मुझे भी सजेशन मिलते रहे कि क्या मुझे आगे जो है प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आप वो मुझे सजेशन कमेंट में दो, टेलीग्राम पे दो। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको इंस्टाग्राम का हैंडल स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, एंड उसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आप सब्सक्राइब करोगे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे एंड जो एंगेजमेंट बढ़ेगा उससे मेरे को फर्दर मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रही हैं चीज़ें और मैं अपनी तरफ से कुछ उनके लिए हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर काम करता रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियोस हमारी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज पे होंगी। पॉलिटी कैसे करनी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब कैसे, मतलब पढ़नी कहाँ से वो भी बता दूंगा, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से स्किप कर सकते हो, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कौन से क्वेश्चन सही हैं कौन से नहीं है, तो वो सब हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।